हाय, गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग ज्योति। और कौन है? गुड मॉर्निंग कंचन। 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन। तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ, इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैटालिसिस का पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, प्राइमरीली, और उसमें हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर फोकस किया था। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म कैसा रहता है, प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स का रोल क्या रहेगा, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ स्मॉल डिस्कशन करे थे। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दैट, what we can do is take couple of questions as a quick recap of जो भी हमने पढ़ा था, और फिर मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बता दूंगा। So let me actually take couple of questions which I did with the engineering batch. हाँ, ठीक है, क्विकली एक बार इनको फटाफट बेस्ड ऑन आवर अर्लियर नॉलेज जो हमने पढ़ा है आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, देन विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद एंजाइम्स।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर्स आ गए हैं? अच्छा, विशाल का डाउट है ऑटो कैटालिसिस और इंड्यूस कैटालिसिस सेम लग रहे हैं। ऑटो कैटालिसिस में विशाल कैसा रहता है, जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो एज अ कैटलिस्ट यूज एक्ट कर रहा है। इंड्यूस्ड कैटालिसिस में कोई एक दूसरा रिएक्शन गिवन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको अगर इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मैं एक एग्जांपल दूं, वेट, मैंने वैसे बताया नहीं था उस टाइम पर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंड्यूस्ड कैटालिसिस का, बट लेट्स से इफ आई गिव यू दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। अरे, ये क्या कॉपी हो गया? ठीक है, इसको रीड करो, आपको समझ में आएगा इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ऑलराइट, सो पहले वाले का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, पहले वाले का ऑप्शन राइट आंसर सी ऑप्शन। कैसे होगा? यहाँ पर बोला जा रहा है कि डज नॉट अकर एट इंटरफेस। इंटरफेस कैसा होगा? जहां पर दो सब्सटेंस या दो फेजेस का बाउंड्री रहेगा। ठीक है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन में कैसा होता है? क्रिस्टलाइजेशन में आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया होता है। ठीक है, उसमें ऐसे रेगुलर कटायन अनायन के पोजीशंस होते हैं। ठीक है, और फिर अब एक्वस सोल्यूशन से कटायंस और अनायंस आते हैं एंड इसमें ऐड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इंटरफेस पे होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्रिस्टल है और ये आयंस होंगे। ऐसे ही हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी सरफेस पे होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। कोरोजन भी सरफेस पे होता है। होमोजीनियस कैटालिसिस में कोई सरफेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, देन सेकेंड वाला तो आई एम श्योर आपको आ ही गया होगा। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करा जा रहा है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? डेल्टा जी जीरो होता है एंड एज अ रिजल्ट डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस रहेगा। ठीक है, देन थर्ड वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। कैन नॉट मतलब गैस गैस का इंटरफेस नहीं ऑब्टेन हो सकता। जैसे लिक्विड लिक्विड का इंटरफेस कैसे ऑब्जर्व हो सकता है? जैसे वाटर प्लस ऑयल है मान लो, तो लिक्विड लिक्विड का इंटरफेस ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, आइस प्लस वाटर है, सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर वाटर प्लस CO2 है, सोडा आपने बना रखा है, तो उसमें CO2 डिजॉल्व भी रहेगा और CO2 अनडिजॉल्व भी रहेगा अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो लिक्विड गैस इंटरफेस हो गया। गैस गैस में कोई इंटरफेस नहीं होता। गैस गैस में क्या हो जाता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन सॉर्प्शन इज बोथ अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, ये तो मैंने आपको क्लास नोट से बताया था। देन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ फिजिसॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। फिफ्थ का बी ऑप्शन रहेगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, राइट, अपन ने ये ग्राफ देखा था, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, देन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम सोल्यूशन फेज। ठीक है, सोल्यूशन फेज में कैसा रहता है? दिस डिपेंड्स ऑन
concentration. And how does it depends on concentration? Similar to the Langmuir adsorption isotherm. ठीक है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? It increases with the increase in amount of adsorbate in the solution. ठीक है, 6 का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। सेवेंथ का which of the following is not applicable बोला जा रहा है? करेक्ट, बाकी सब डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच नेगेटिव होते हैं। अच्छा, which of the following is not a favorable condition for physical adsorption? नॉट बोला जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा एच रहेगा तो भी एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है गैस का तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ जाता है, बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फिजिकल एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा। देन नाइन्थ में आंसर करो। नाइन्थ में एज अ हिंट, केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए क्या होता है? केमिकल एडसॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? सो हाँ, करेक्ट आंसर है दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, टेंथ का बताओ। टेंथ का फिजिकल एडसॉर्प्शन में ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं होती, मतलब जैसे चारकोल है तो चारकोल की सरफेस पे अमोनिया, H2S, SO2 सब गैस एडसॉर्ब हो जाती हैं, राइट? उसका रीजन क्या है? इसका रीजन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट वंडरवॉल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। ये सब गैसेस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स तो कैसे होते हैं? ठीक है, वाइल केमिसॉर्प्शन, जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इज हाईली स्पेसिफिक, मतलब वो पर्टिकुलर स्पीशीज के बीच में ही फॉर्म होता है। बट फिजिकल एडसॉर्प्शन बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेज होता है, और वंडरवॉल फोर्सेज यूनिवर्सल है, सब मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देन लास्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन, सॉरी अब्सॉर्प्शन, ए बी। ठीक है, अब्सॉर्प्शन पूछा है, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल एडसॉर्प्शन का है, कौन सा अब्सॉर्प्शन का है? बी, राइट।
एक मिनट। राइट, ठीक, बाकी सब एब्जॉर्प्शन रहेंगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स proceed with the next topic। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, हम लोग एंजाइम कैटालिसिस देख लेते हैं। नाउ this is something which is similar to what we have done before, that enzymes are biological catalysts, ठीक है। And inside the human body there are many reactions that occur which are possible because of the presence of enzymes only, ठीक है। Now how do enzymes work, ठीक है। that is a lock and key model, ठीक है। ये मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर एंजाइम का, that enzymes are basically the protein molecules which are helpful in running various biochemical processes, ठीक है। नाउ अब इसमें आप ऑब्जर्व करना, आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्या रहेगा, ये भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। Let me pick it up from NCERT itself। ठीक है, इसका ये डायग्राम आपके लिए ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसको हम लोग लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। If you remember, राइट। सो इसमें एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पहले आपस में कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। एंड देन the next step happens where the complex breaks into
enzyme and products again. An enzyme is regenerated. Okay, so this is the simple mechanism, which is this lock and key model. ठीक है. Now ये काफी बेसिक होता है, ये जनरली आप लोगों को याद रहता है. Apart from this, ठीक है, there are certain examples जो आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि आप ध्यान रखो. ठीक है, तो मैं वो जो कुछ सिलेक्ट एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बता देता हूँ. ऑफ एंजाइम्स. सो यहाँ पर आप नोटिस करना, नाइट्रोजनस, दिस इज इन प्लांट्स. ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इज इनसाइड ह्यूमन बॉडी. ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ CO2. ठीक है, and then you have these invertase, zymase, diastase. These are in fact ये और ये तो सेम ही हो गया. So invertase एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, which is used in the manufacturing of glucose and fructose from cane sugar. ये जो inversion of cane sugar वाला एग्जाम्पल है, ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है, तो ये आपको ध्यान रखना ही रहेगा. एंड जो ग्लूकोज फॉर्म होता है उससे अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो उसमें जाइमेस एंजाइम यूज होता है. ठीक है, इनफैक्ट आप ये दो ही ध्यान रखो, ये ज़्यादा क्रूशल है. ये वाला लास्ट वाला नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इतना ज़्यादा क्रूशल नहीं है. ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल्स रहते हैं इसके. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, देयर आर many other enzymes that are present. बट ठीक है, ये दो कॉमन है, जो आप ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, देन I will also talk about the presence of activators and coenzymes. ठीक है, that like enhance the catalytic activity of the enzyme. ठीक है, so these are typically metal ions. तो ये भी आप ध्यान रखना बायो के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, this is something, increase the size. So इसमें जो नोटिस करने वाला पॉइंट है, this is Na plus Mn2 plus cobalt 2 plus copper 2 plus, ये सब जो आयन्स है, ठीक है, these are activators. ठीक है, so activators are generally these metal ions that increase the catalytic activity. ठीक है, they are called as activators. ठीक है, coenzymes are typically vitamins.
They help in increasing the catalytic activity. ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. ठीक है, ये इतना पार्ट समझ में आया आपको? ठीक है, थोड़ा थ्योरी रहेगा बट इतना बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, ऑल राइट, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है. जो मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एडजॉर्प्शन और एक कोलॉइड्स. ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन वाला पार्ट ऑफ दिस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है. अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, व्हाट इज कोलॉइड्स एंड व्हाई डू वी स्टडी इट इन दिस चैप्टर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, ये काफी कॉन्सेप्चुअल सा डाउट आता है. जैसे एडजॉर्प्शन हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में क्यों पढ़ा? क्योंकि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना. ठीक है, सरफेस पर एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट का इंटरेक्शन होता है. ठीक है, एंड इसके लिए हमने इस चैप्टर को सरफेस केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर पढ़ा एज इन इस टॉपिक को. बट कोलॉइड्स क्या रीजन है जिसकी वजह से हम उसको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ. सो पहले तो लेट मी give in detail or talk in detail about what is or what are colloids. ठीक है, so यहाँ पर notice करना that based on the size of solute particles in a solution, following classification is done. ठीक है, तो अगर आप नोटिस करना सल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं. ठीक है, देन हम उनको ट्रू सॉल्यूशन बोल देते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना let me bring that here. So depending upon the size of solute particle, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नोटिस करना, लेट्स से यू हैव सैंड और मड इन वाटर. ठीक है, हम उसको सस्पेंशन की तरह बोलेंगे क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे दे विल बी क्वाइट लार्ज इन साइज. ठीक है, दे आर समथिंग दैट यू कैन सी वाया नेकेड आई, you can filter them out, and in fact they would also settle under the influence of gravity.
ठीक है। देन ट्रू सोल्यूशन हो जाता है फॉर एग्जांपल NaCl इन वाटर। ठीक है, NaCl इन वाटर में कैसा रहता है, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे Na+ या Cl-, ठीक है, इनका साइज बहुत छोटा रहेगा, काफी ज्यादा छोटा रहेगा। ठीक है, लेस देन यू कैन से नैनोमीटर। ठीक है, लेस देन अ नैनोमीटर these will be present and they will be homogeneously spread in the solution and not settle under the influence of gravity। ठीक है, जैसे यहाँ सैंड में कैसा रहता है, आप टाइम दोगे, इनफ टाइम दोगे तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आके सेटल हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन लाइक NaCl इन वाटर, ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहेंगे, घूमते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे, बट सेटल नहीं होंगे। ठीक है, वैसे ही अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स रहता है जिसको हम कहते हैं कोलॉइड्स। अब ये कोलॉइड्स जो हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ट्रू सोल्यूशन जैसी शो करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलॉइड के पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, मिल्क इज अ कोलॉइड या कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, इसमें मिल्क में कैसा रहेगा, देयर विल बी प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन सब के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे इन वाटर। ठीक है, वाटर आपका सॉल्वेंट रहेगा एंड द सोल्यूट पार्टिकल्स विल बी दीज लार्जर साइज प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क। ठीक है, और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ये तो मैंने ऑर्गेनिक का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, और भी होते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सल्फर सॉल बोलते हैं हम लोग, ये इनऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गया, जिसमें सल्फर के पार्टिकल्स हैं वाटर में। ठीक है, दे आर लार्जर इन साइज। ठीक है, एंड सिमिलर टू ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, सिमिलर टू ट्रू सोल्यूशन, ये सेटल नहीं होते हैं, दे डू नॉट सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दे डू नॉट सेटल डाउन, ये रैंडमली मूव करते रहता है। ठीक है, हाउएवर सिमिलर टू सस्पेंशन, ठीक है, इनको हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम कंसिडर करते हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम मतलब जो सल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं, they are considered to be solid and the solvent around them is considered to be liquid, and these solid particles of colloid, they are large enough to have a surface, and this presence of surface is something that provides these colloids certain special properties, makes them exist in a stable manner। मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, कैसा रहता है, अगर बहुत ही छोटा आयन्स है, ठीक है, इंडिविजुअल आयन है, Na+ आयन है, ठीक है, या Cl- आयन है, तो ये क्या, ये बहुत छोटे रहते हैं। ठीक है, एंड दे डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर इन द सोल्यूशन, दे आर जस्ट डिस्पर्स्ड एज आयन्स। अगर सैंड इन वाटर के बारे में बात करें, तो इसमें कैसा होता है, सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और ये बड़े बड़े पार्टिकल्स दे काइंड ऑफ सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी।
विद टाइम। कोलॉइडल पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में लाया करते हैं, ठीक है, हैविंग प्रॉपर्टीज सम सिमिलर टू ट्रू सोल्यूशन, सम सिमिलर टू सस्पेंशन। जैसे ट्रू सोल्यूशन के सिमिलर मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया, दैट इनके पार्टिकल्स इजीली सेटल नहीं करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इजीली फिल्टर भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सैंड के पार्टिकल्स को फिल्टर करना चाहते हो तो आप टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ करो, तो उससे आप काफ़ी हद तक सैंड के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो। बट वहीं पर कोलॉइड के या फिर सोल्यूशन के पार्टिकल्स को नॉर्मल टिश्यू पेपर से आप रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड कोलॉइड के पार्टिकल्स कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी भी शो करते हैं। सस्पेंशन जैसी कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव अ सरफेस, ठीक है, इनका इतना बड़ा साइज होता है कि इनके पास सरफेस प्रेजेंट होता है, एंड उस सरफेस पर, ठीक है, हम लोग नोटिस करेंगे थोड़ी देर में, उस सरफेस के ऊपर आयंस या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, which results in a lot of particular properties, a lot of important properties of colloidal solutions, ठीक है। that is why we study this property or this part of colloid in surface chemistry chapter, that these solute particles, they are large enough to have a surface and as a result show certain distinct properties, ठीक है। अच्छा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस और रहेंगे बिटवीन सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइड, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लेट मी just highlight them, give me 1 minute। एक मिनट। ठीक है, इनके बीच के ये सब थोड़े से और डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर नोटिस करना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सस्पेंशन में कैसा रहता है, द पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेकेड आई, बट कोलॉइड्स में नेकेड आई से विजिबिलिटी नहीं दिखती इतनी, ठीक है। आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा सो एज टू सी दोज पार्टिकल्स, ठीक है। या फिर आप अगर चाहते हो कि उन पार्टिकल्स को देखा जाए तो फिर आपको उन पार्टिकल्स को, ठीक है, साथ में आ, हम लोग बोलते हैं कि मर्ज करना पड़ेगा, साथ में उनको कोएगुलेट कोएगुलेट करना पड़ेगा, मतलब मर्ज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मिल्क, मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो जनरली ऐसे दिखते नहीं है नेकेड आई से, ठीक है। आपको तो सफेद दूध दिखेगा, उसके अंदर आप कोशिश करोगे पार्टिकल्स देखने की तो आपको पार्टिकल्स ऐसे अलग से दिखेंगे नहीं, लेकिन उसी दूध को अगर आप पनीर बना दोगे, ठीक है, उसके अंदर नींबू या फिर विनेगर डालकर उसको बॉईल कर दोगे, तो क्या होगा,
ये जो इसके अंदर के पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। हाँ, लाइट पास करने से भी ऐसा नहीं है। ओके, सो राहुल का डाउट है कि सर लाइट पास करने से भी कोलॉइडल पार्टिकल्स दिखते हैं। वेल, इन सम केसेस दे डू, ठीक है, कुछ केसेस में दिखते हैं, बट काफ़ी केसेस में नहीं भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मिल्क के थ्रू लाइट पास करोगे तो आपको पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो हाँ, फिर वो जो पार्टिकल्स, वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, स्कैटर कर रहे होंगे जिस लाइट को, वो लाइट पार्टिकल से आपको एज एन उस स्कैटर्ड लाइट से आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। एंड NaCl जैसे ट्रू सॉल्यूशंस है, ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, वो तो आपको ऐसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी Na+ एंड Cl- आयंस इवन विद माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो सैंड रिमूव होता है, बट ये रिमूव नहीं होता है, कोलॉइड्स एंड दिस थिंग, ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। स्पेशल मेम्ब्रेन्स अगर आप यूज करोगे, ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेन्स लाइक एनिमल स्किन के बने हुए मेम्ब्रेन्स या कोई और ऐसे आर्टिफिशियल डिजाइन रीजन्स यूज करोगे आप, तो हाँ, कोलॉइड्स को आप फिल्टर कर पाओगे। अच्छा, देन डिफ्यूजन तो ठीक है अपनी जगह। सेटलिंग के बारे में बताया मैंने आपको, यहाँ पर दे डू नॉट सेटल, colloids and true solutions, they do not settle under the influence of gravity, ठीक है। बट अगर आप बहुत ही हाई स्पीड पे, मतलब ऐसे सेंट्रीफ्यूज में डालोगे, जैसे मिल्क को भी डालोगे हाई सेंट्रीफ्यूज में, तो फिर उसका पानी और उसके जो प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। बट उसमें काफ़ी हाई स्पीड्स पे आपको उसको रोटेट करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज समझ में आता है? सेंट्रीफ्यूज सुना है आप लोगों ने? यस। है ना, हाई स्पीड रोटेशन करना होता है, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, कोलॉइड को हेट्रोजीनियस सिस्टम मानते हैं, ठीक है। कोलॉइड इज नॉट अ होमोजीनियस सिस्टम, जैसे NaCl इन वाटर इज होमोजीनियस, ठीक है। बट कोलॉइड जो रहते हैं उनको हेट्रोजीनियस सिस्टम माना जाता है, ठीक है। तो इसके कोलॉइड्स के दो पार्ट रहते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जो सल्यूट होता है, ठीक है, उसको हम लोग DP, ठीक है, DP सर डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग DM, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको इसको लिख के देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। दिस इज समथिंग which I am talking about, that colloidal solution is a heterogeneous system, ठीक है। इसमें जो आपका सल्यूट रहेगा उसको हम लोग DP बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और जो आपका सॉल्वेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे DM, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सल्फर सॉल का बात करा या गोल्ड के सॉल का बात करा। सॉल, सॉल इज अ वर्ड विच वी यूज फॉर कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। आप नोटिस करोगे दिस टर्म सॉल, ठीक है, इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोलॉइड्स,
तो गोल्ड सॉइल क्या होगा कि उसके अंदर गोल्ड के कोलॉइडल साइज के पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, गोल्ड के कोलॉइडल साइज के पार्टिकल रहेंगे एंड वाटर विल बी द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट? यस। ओके, नाउ ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू कोलॉइड्स कि कोलॉइड्स होते क्या है, ठीक है, राइट। अब आप समझना जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग इनका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रोल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इन कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो इसमें जैसे नोटिस करना, जैसे मैंने आपको दिया एग्जांपल ऑफ मिल्क इन वाटर का, ठीक है, और मिल्क इन वाटर क्या बोल रहा हूँ, जस्ट मिल्क का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर नोटिस करना दैट इन वाटर, ठीक है, water will be the DM dispersion medium, ठीक है, there will be large proteins और फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या हो रहा होगा यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, दैट दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी ऑफ कोलॉइडल साइज, ठीक है, कोलॉइडल साइज का ये प्रोटीन मॉलिक्यूल रहेगा एंड इसकी वजह से इसका सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो इसके सरफेस के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड एंड लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो यहाँ पर आप नोटिस करना दैट अराउंड द डीपी, ठीक है, layers of DM molecules are present, ठीक है। एंड ये क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज जो डीपी का पार्टिकल है, जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं जो वंडरवॉल फोर्सेस जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी वजह से ठीक है इनको अट्रैक्ट करके रखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे नोटिस करना, दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कोलॉइड, ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। कैसा रहेगा दिस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज अ रिजल्ट, as a result the colloidal particle, ठीक है, is stable and does not coagulate। coagulate का मतलब क्या हो गया, कोएगुलेशन वर्ड सुना होगा अपनों, बायो के स्टूडेंट्स को तो पता रहता है। यस। कोएगुलेट मतलब होता है कि आपस में मर्ज नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप दूध के अंदर नींबू या फिर विनेगर डाल देते हो, तो फिर क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है,
ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम इसको। ये प्रोटेक्टिव लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपने नींबू डाला या आपने विनेगर डाला, उससे आयंस आ गए सोल्यूशन के अंदर। वो आयंस क्या करेंगे, अब ये लेयर्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है इनको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। वो खुद उन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो पहले प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड नहीं रहा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो प्रोटीन का वो भी प्रोटेक्टेड नहीं रहा। तो ये आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बड़ा साइज का पार्टिकल बनाएंगे। ऐसे करते करते ये सब आपस में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा साइज बना देंगे और सस्पेंशन में चले जाएंगे, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा जब पनीर बनता है, तो पनीर तो क्या है, पनीर तो सेटल कर जाता है ना नीचे। सो दिस presence of layers of water molecules around it is a very crucial, or plays a very crucial role in the stability of the colloidal particle, ठीक है। तो ये जो सरफेस है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, वो इन सब वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो मैंने एक ऑर्गेनिक कोलाइड का एग्जांपल लिया, एक इनऑर्गेनिक कोलाइड का भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, और उसमें भी आप नोटिस करना कि सरफेस एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने AgNO3 एंड KI को मिक्स करा, ठीक है। इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन को मिक्स करा आपने, तो क्या बन जाता है? एक AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। अब मान लो आपने इसमें KI को एक्सेस में डाल दिया, ठीक है। अगर आपने KI को एक्सेस में डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, और आप थोड़ी सी विग्रस शेकिंग भी करोगे, ठीक है, थोड़ा शेक करोगे इसको, तो AgI का, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल या उसका कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। कैसा होगा यहाँ पर आप नोटिस करना, जब आपने AgNO3 और KI डाला, ठीक है, तो ये कैसे हैं, दीज आर एक्वस, ठीक है। तो AgNO3 एंड KI जो है दीज आर एक्वस। तो इनके आयंस आपस में कंबाइन होने शुरू करेंगे, ठीक है। Ag प्लस आयंस, I माइनस आयंस, ठीक है। ऐसे इनका कटायन अनायन का स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, ठीक है। ये आपस में आयंस क्या करते हैं, सॉलिड बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे कंबाइन होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये कोलॉइडल साइज में पहुंच जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपस में मर्ज होते जा रहे हैं, है ना। ये आपस में Ag प्लस एंड I माइनस आयंस आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं। अब व्हेन दिस एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब क्या होगा, कलेक्शन, ठीक है। सो व्हेन दिस एग्रीगेट reaches colloidal dimensions, then the surface developed, ठीक है, जो सरफेस डेवलप हो गया इसका, ठीक है, जो सरफेस डेवलप होगा, then the surface developed absorbs, ठीक है, ध्यान से सुनना, absorbs the common excess ion from solution, ठीक है। एक्सेस में मैंने क्या डाला था, KI, ठीक है, मैंने एक्सेस में KI डाला,
तो के आई में के प्लस और आई माइनस आयन है, तो कॉमन कौन सा है? एजीआई के सॉलिड के साथ में आई माइनस आयन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर आई माइनस आयंस अब्सॉर्ब होने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कॉमन ही क्यों मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा? ठीक है, कॉमन बिकॉज यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कटायन अनायन का, तो कैसा होगा कि इसका जो आप इमेजिन करो कि जो 3D स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसमें जो कैविटीज होंगी या जो पोर्स होंगे, ठीक है, वो आई माइनस आयन के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे ना, बिकॉज ऑफ द सेम साइज एज द आई माइनस आयन्स विच आर प्रेजेंट विद इन द कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये जो कॉमन आयन है, ठीक है, ये आकर इसकी सरफेस पे अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा यहाँ पर नोटिस करना। ठीक है, सिमिलर टू आवर प्रीवियस केस, यहाँ पर नोटिस करना दिस चार्ज लेयर। ठीक है, ये चार्ज लेयर जो रहेगा आपका, this charged layer of adsorbed ions acts as a protective layer. This charged layer of adsorbed ions acts as protective layer and prevents further coagulation. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो ये सस्पेंशन बन जाएगा ना। अभी ऐसे एजी प्लस और आई माइनस आयन आते जाएंगे मर्ज होते जाएंगे, तो ये सस्पेंशन में चला जाएगा, कोलॉइडल बचेगा ही नहीं। बट ये कोलॉइडल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और स्टेबल मैनर में एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे ये बनना शुरू हुआ, ठीक है, एजी प्लस एंड आई माइनस आयंस आपस में आने लगे, ठीक है, कोएगुलेट करने लगे, एंड व्हेन दे रीच द कोलॉइडल साइज, ठीक है, इंडिविजुअल आयन तो बहुत छोटे होते हैं, इंडिविजुअल आयन तो ट्रू सोल्यूशन के साइज के रहते हैं, बट जब ये आपस में कंबाइन होने लगे तो इनका कोलॉइडल साइज जब बनने लगा तो इनका सरफेस जनरेट हो गया। ठीक है, और ये सरफेस अब जो सोल्यूशन में कॉमन आयंस थे उनको अब्सॉर्ब करने लगा और अपने अराउंड एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ चार्ज बनाने लगा। उससे इसका फर्दर इंक्रीज इन साइज रुक गया। ठीक है, अब ऐसा होगा कि मान लो एक और ऐसा पार्टिकल आ रहा है तो उसके ऊपर भी ऐसे नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये पार्टिकल दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होंगे, सस्पेंशन नहीं बनेगा, एंड ये हमारा एक स्टेबल कोलॉइडल सिस्टम बन जाएगा जिसके पार्टिकल्स का साइज इस रेंज में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया इसमें सरफेस का रोल कैसा रहेगा, क्यों रहेगा? ठीक है, सो इतना एक बैकग्राउंड आपको जब मिल जाता है कोलॉइड्स के बारे में, तो अब हमारा आगे का ऑब्जेक्टिव रहता है कोलॉइड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, तो हम लोग अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलॉइड्स का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या रहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कोलॉइड्स की कि क्या इनकी डिफरेंट स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, देन हम इनके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस के एप्लीकेशंस कैसे रहते हैं रियल वर्ल्ड में। ठीक है, एंड देन हम लोग कुछ प्रिपरेशन के मेथड्स भी देखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जब बनाने होते हैं
तो उनके प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स क्या लगते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कुछ तो सिंपल ही होते हैं कि मिक्सिंग कर दिया, जस्ट आपस में लिया और मिक्सिंग कर दिया और कोलॉइडल बन गया, ठीक है। सल्यूट सॉल्वेंट को लिया और मिक्स कर दिया और कोलॉइडल सोल्यूशन बन गया। बट सारे कोलॉइड्स जरूरी नहीं है कि ऐसे बने, ठीक है। समटाइम्स देर आर सम स्पेशल टेक्निक्स दैट आर ऑल्सो अप्लाइड टू मेक कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो वो कुछ कुछ स्पेशल टेक्निक्स क्या रहती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगेन एज ए सेड थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा डिटेल में जाएगा, किस तरीके से जाएगा वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। सो लेट मी पुट द नेक्स्ट हेडिंग, classification of colloids on the basis of, ठीक है, मल्टीपल बेसिस हम लोग देखेंगे। पहला बेसिस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। सो दिस विल रियली ओपन अप योर थॉट प्रोसेस ऑन द colloids present around us, ठीक है। देर आर various types of colloids that are present around us in real life which we do not realize, but they are colloids only, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स काफी क्रूशल रहेंगे, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट मी टेक दोज एग्जाम्पल्स राइट अवे। ऑलराइट, तो यहाँ पर नोटिस करना, वी हैव 8 टाइप्स ऑफ colloids depending upon the physical state of DP and DM, ठीक है। फिजिकल स्टेट मैटर करेगा। तो अगर आप देखोगे तो डीपी के कितने फिजिकल स्टेट पॉसिबल हैं, 3, और डीएम के भी 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो टोटल कितने होने चाहिए थे अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा इनका, तो 3 × 3 9 टाइप्स होने चाहिए थे। कौन सा टाइप मिसिंग है यहाँ पर, देखकर बता सकते हो कौन सा टाइप मिसिंग है। यस यस गैस गैस वाला मिसिंग है। तो गैस गैस इज नॉट अ कोलॉइड, क्योंकि गैस गैस विल बी अ होमोजीनियस सिस्टम, इट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो 8 टाइप्स, ठीक है, यहाँ पर मेंशन्ड है, नॉट 9। व्हाई? बिकॉज gas gas is a homogeneous mixture, ठीक है, it is not a colloidal system, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट ये जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, या जो डिफरेंट नेम्स है, ठीक है, ये यूक्विड नहीं है, ये लिक्विड है, ठीक है। दिस इज लिक्विड एरोसोल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपको ये एग्जाम्पल्स
याद रखने रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप नोटिस करना, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल क्या रहेगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल कैसा रहेगा। एलॉयज हो गए, ठीक है, या फिर कलर्ड ग्लास हो गया, ठीक है, जेम स्टोन्स हो गए, ठीक है, जो सफायर हो गया, रूबी हो गया, ये जेम स्टोन्स जो रहते हैं, ये सब सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। तो उसमें जो डीपीए और डीएमए दोनों सॉलिड रहेंगे। ठीक है, देन सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल देखना। ठीक है, सॉलिड डीपी है और लिक्विड डीएम है। तो इसमें कैसा हो गया दैट इंक, ठीक है, या फिर गोल्ड का सॉल, ठीक है, या फिर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऐसे AgI का I माइनस के अंदर, मतलब एक्सेस आयन है, I माइनस आयन सराउंड करे हुए हैं उसको इन वाटर, वो भी कैसा एग्जाम्पल हो गया, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल बोल रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा प्राइमरी फोकस, ठीक है, हम लोग जब आगे डिटेल स्टडी करेंगे ना, वो इन्हीं के ऊपर करेंगे। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर, ये हमारा प्राइमरी डिस्कशन रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, थोड़ा सा एंड ऑफ द चैप्टर में जेल और इमल्शन के बारे में भी बात करा जाता है। ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर में आप देखोगे एक छोटा सेक्शन आएगा जिसमें जेल और इमल्शन के बारे में बात करा जाएगा, बट मेजरली जो ऑलमोस्ट पूरा डिटेल है चैप्टर का, वो सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर ही फोकस्ड है। ठीक है, अच्छा, बट ये सब नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम भूल जाओ आप। अब सॉलिड एंड गैस का एग्जाम्पल देखो, इसको हम लोग एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, एरोसॉल इज द मोर टेक्निकल नेम। ठीक है, सॉलिड इन गैस तो जैसे स्मोक होता है, ठीक है, जैसे जो सिगरेट का धुआं निकलता है, या फिर किसी चिमनी का धुआं निकलता है, ठीक है, उसको भी हम कोलॉइडल सोल्यूशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, जो जैसे स्मोक निकला, ठीक है, सिगरेट का जो स्मोक निकला, वो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, एंड वो किस में फैले हुए रहते हैं, गैस के अंदर, एयर के अंदर। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरोसॉल। ठीक है, तो ये एरोसॉल भी मतलब काफी ज्यादा अभी रिसर्च का डोमेन बना हुआ है। ठीक है, एरोसॉल्स के ऊपर भी बहुत रिसर्च होता है, स्पेशली अभी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन लिक्विड एंड सॉलिड रहेगा, लाइक बटर, चीज, तो इनको जेल बोलते हैं। या लिक्विड एंड लिक्विड रहेगा, ठीक है, तो उसको मिल्क, या फिर आप ऐसे हेयर क्रीम मान लो, इनको आप इमल्शंस बोलते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें आप नोटिस करना कि ये एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स बहुत क्रूशियल है। ठीक है, ये एक मिनट यार, क्या हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स, जस्ट अ सेकंड गाइस, समथिंग इज नॉट राइट। ये जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। इसमें समटाइम्स यू विल फाइंड कि क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेंगे दैट मिल्क इज व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड।
ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आपकी बुकलेट में से ही ऐसे PYQs में से एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपको रियलाइज होगा कि इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसमें पूछ लेता है कि ये कौन सा टाइप का कोलॉइड है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 2016 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉग इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो आपको आंसर करना था लिक्विड इन गैस। ठीक है, गैस इन गैस नहीं। फॉग, फॉग में कैसा रहता है, मॉइस्चर या वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये लिक्विड जो रहता है वाटर वेपर के पार्टिकल्स रहते हैं, और वो एयर में डिस्पर्स रहते हैं। जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स भी फॉग ही एक तरीके से। वो क्या हो गया, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखने रहेंगे। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी क्रूशल टू रिमेंबर, ये एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर हैं। ठीक है, प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन क्या होता है? प्यूमिस स्टोन आपने देखा होगा, ये वो पत्थर आता है ना जिससे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं। मतलब इसमें ऐसे बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ठीक है, और उसको आप ऐसे बॉडी पे रब करते हो। ठीक है, स्पेशली ऐसे पैर पे, या जो अपने क्या बोलते हैं इनको, हील्स होते हैं, हील्स के डेड स्किन को रिमूव करते हैं। तो ये भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। ठीक है, इट इज गैस इन सॉलिड। ठीक है, जो प्यूमिस स्टोन है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें गैस या एयर फिल्ड अप रहता है। ठीक है, एंड जो डीएम है उसका, जो सॉल्वेंट है आप बोल सकते हो, वो आपका सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली ध्यान में रखोगे। ठीक है, दे आर classification of colloids based on physical state. So now you can understand how extensively colloids are present around us. ठीक है, तो colloidal solutions are something which are very widely applicable. ठीक है, इनफैक्ट जो मेडिसिन रहती हैं आपकी, ठीक है, a lot of medicines are also colloidal solutions. ठीक है, स्पेशली जो ऐसे वो आपके सिरप के फॉर्म में आती हैं, वो सब कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। एंड जैसा मैंने आपको बोला, आगे हमारा फोकस रहेगा प्राइमरीली ऑन सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर। ठीक है, एंड उसमें भी सॉलिड एंड लिक्विड में भी, ठीक है, लिक्विड कैन बी different different substances. Liquid can be alcohol, liquid can be benzene. ठीक है, लिक्विड कैन बी वाटर। तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स हो सकते हैं। ठीक है, हाउएवर अगेन हमारा फोकस वाटर एज अ सॉल्वेंट पे रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर लेट मी काइंड ऑफ पुट दैट एज अ नोट। ठीक है, लेट मी पुट दैट एज अ नोट है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। हाँ राइट विशाल, जो सिरप मेडिसिन होता है उन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो वो कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, बट
अगर हम लोग काफी टाइम तक उनको छोड़ देते हैं तो फिर वो सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, सो वी restrict our study mainly to colloidal system which consist of solid substance dispersed in liquid। ठीक है, इनको हम लोग कैसे कॉमनली सॉल की तरह रेफर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करना द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसॉल्स या एक्वासॉल्स। ठीक है, एंड कुछ अगर ऐसे दूसरे सॉल्यूशंस रहेंगे जिनमें अल्कोहल या बेंजीन एज डिस्पर्जन मीडियम रहेगा तो उनको हम लोग बोलते हैं अल्कोसॉल्स या बेंजोसॉल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये वर्ड अगर कभी आपके सामने आ जाए जैसे इनका एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, सो ये एक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। ठीक है, सबसे क्रूशल एग्जाम्पल्स और इनके कोलॉइडल सॉल्यूशंस के नाम ये आप याद रखोगे। ठीक है, टाइम लगता है इसमें बट बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ थोड़े टाइम बाद तो, बट आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने रहेंगे। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखना है यहाँ पर आप। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरीज रहेंगी। ठीक है, एक कैटेगरी रहेगी जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोटिस करना, एक रहेगा लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग या सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मिल्क हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल रहेगा हमारा, जो डीपी एंड डीएम रहेगा, तो ये जो डीपी है इसके अराउंड सॉल्वेंट के या डीएम के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा डीपी हो गया, डिस्पर्स फेज। ठीक है, एंड ये यहाँ पर ऐसे लेयर्स। ठीक है, लेयर्स ऑफ डीएम सॉल्वेंट जो है। ठीक है, दैट इज H2O मॉलिक्यूल्स, एंड इनके बीच में ऐसे स्ट्रॉन्ग, मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, दे लाइक ईच अदर, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं दीज आर लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, सिमिलर टू दिस यू हैव अनदर कैटेगरी व्हिच इज वी कॉल एज लायोफोबिक। ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड्स या फिर इनको बोलते हैं हम लोग
सॉल्वेंट हीटिंग, ठीक है। अभी हीटिंग की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, बट आई थिंक आप भावना में समझ गए। दैट दे डू नॉट interact much with the solvent, ठीक है। दे हैव नो अफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, जिनको सॉल्वेंट से कुछ ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ये वाला कि AgI- वाला जो एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, वो लायोफोबिक हो गया, ठीक है। सो इसमें कैसा रहता है, इसमें जो ये मेरा कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा, उप्स, एक मिनट, जो मेरा कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा, ठीक है, उस पे मतलब ये ऐसा AgI का पार्टिकल रहेगा और इस पे ऐसे ये I- आयंस एड्सॉर्ब्ड रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप नोटिस करना, H2O के साथ में कोई इसका इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। जो कोलॉइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर ही प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो इसके एड्सॉर्ब्ड आयंस की है, ठीक है। सो टिपिकली जो ऑर्गेनिक कोलॉइड्स होते हैं वो लायोफिलिक रहते हैं, ठीक, ठीक है। और जो टिपिकली इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स रहते हैं, ठीक है, दे आर लायोफोबिक इन नेचर, ठीक है। इनके बीच में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। एंड उसमें कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स रहेंगे जो मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस मैं यहाँ पे इनके बीच के डिफरेंसेस हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है, इनके बीच के जो की डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, बता देता हूँ। सो यहाँ पर नोटिस करना, सबसे पहले स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे, अच्छा एक्चुअली इसमें लायोफोबिक पहले लिखा है और लायोफिलिक बाद में लिखा है, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी वैसे ही मेंटेन करता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली ये लायोफोबिक को लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ और लायोफिलिक को राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, ताकि आपको सेम एक्सपीरियंस रहे। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको AgI वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग करके
बन जाते हैं। इनके स्पेशल मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल स्टडी देम लेटर। कि what are some of the special methods with which लायोफोबिक कोलॉइड्स आर मेड। लायोफिलिक में तो कैसा है, बिकॉज सॉल्वेंट पसंद करते हैं ये, तो इनको सिंपली आप शेकिंग करो, तो ये मिक्स करो और शेकिंग करो, तो उससे ये लायोफिलिक कोलॉइड्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करना, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, एंड लायोफिलिक मोर स्टेबल रहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी in terms of not coagulating or not settling under the influence of gravity, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। स्टेबिलिटी का मीनिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी, नॉट कोएगुलेटिंग, ठीक है, कोएगुलेटिंग और यू कैन से सेटलिंग डाउन। तो उसमें जो लायोफिलिक होते हैं ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजीली कोएगुलेट नहीं करते। लायोफोबिक, ठीक है, लायोफोबिक कोएगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लायोफोबिक में और अगर ये एक बार कोएगुलेट कर गए, ठीक है, अगर ये लायोफोबिक वाले एक बार कोएगुलेट कर गए तो इनको वापस से अगर मुझे कोलाइड बनाना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मुझे फिर से स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ेंगे। बट लायोफिलिक में कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मतलब सेंट्रीफ्यूज लिया, ठीक है, मिल्क को आपने सेंट्रीफ्यूज में डाला, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, इससे जो सॉलिड पार्ट था और लिक्विड पार्ट था वो सेपरेट आउट हो गया, ठीक है, सॉलिड नीचे सेटल कर गया और लिक्विड ऊपर आने लग गया। अब आप सेंट्रीफ्यूज बंद कर दो और वापस से उनको शेक कर दो, वापस से मिक्स कर दो, तो वापस से आपका कोलॉइडल सोल्यूशन तैयार है, ठीक है। सिंपल मिक्सिंग करके आप बना सकते हो, तो यानी कि ये रिवर्सिबल इनको बोला जाता है कि ये इजीली दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब कैसा हुआ कि मिल्क इन सेंट्रीफ्यूज डाला, सॉलिड लिक्विड सेपरेट हो गए, ठीक है, बट कैन बी अगेन मेड but then simple mixing can again form the colloid, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये दो प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन की, ठीक है। ये आप थोड़ा सा अभी के लिए इनको रट्टा मार लो, ठीक है। विस्कोसिटी आपको पता है क्या होता है, ये आई थिंक मैंने पहले भी टर्म यूज किया हुआ है आप लोगों के साथ में, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हनी ज़्यादा विस्कस होता है, वाटर कम विस्कस होता है ना। हनी के अंदर बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, लेयर्स ऑफ द लिक्विड, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं, ठीक है, जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं उसमें जो विस्कोसिटी रहती है, ठीक है, वो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी के काफ़ी सिमिलर ही रहती है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे आपने मान लो AgI का
कोलॉइड बनाया या गोल्ड का कोलॉइड बनाया, वो सब लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं। तो उनकी जो विस्कोसिटी रहेगी वो आप वाटर से कंपेयर करोगे तो सिमिलर रहेगी, ठीक है। बट ये जो लायोफिलिक कोलॉइड बनते हैं, ठीक है, ये लायोफिलिक कोलॉइड्स जो रहते हैं, जैसे पेंट हो गया या फिर मिल्क हो गया, राइट, इनकी विस्कोसिटी, ठीक है, इनकी विस्कोसिटी सॉल्वेंट से काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। देन सरफेस टेंशन, पता है आपको सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। जो ऐसे ऊपर की लेयर होती है, जब आप ऐसे वाटर को ऐसे किसी कंटेनर में रखते हो, तो जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रहती है। उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड फोर्सेस एज कंपेयर टू द बल्क। तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी अराइज होती है, ठीक है। तो कैसा रहता है लायोफोबिक कोलॉइड्स में, ठीक है, सरफेस टेंशन अगेन सिमिलर रहता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ lyophilic colloids, that surface tension is lower than that of the solvent, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको ऐसा है कि ये आपको ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायोफोबिक में विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन सिमिलर रहती है सॉल्वेंट के, बट लायोफिलिक में विस्कोसिटी बढ़ जाती है और सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन, ये तो डेफिनेशन में मैंने बता दिया आपको, ये तो डेफिनेशन ही है, मतलब ये तो इट इज व्हाट क्रिएटेड द नेम्स लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, कि these are lyophobic में the particles have less affinity or no affinity for the solvent, and lyophilic में the particles are highly solvated, they have great affinity or great attraction towards the solvent, ठीक है। then charge, ठीक है, चार्ज के ऊपर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स रहेंगे उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रह सकता है इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था, ये लायोफोबिक कोलॉइड्स में ऐसे पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयंस अब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो रहते हैं, इनमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, दे कैन बी और दे कैन नॉट बी चार्ज्ड, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट लायोफिलिक में ये जो चार्ज है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द यू शुड से दिस इज द क्रूशियल पार्ट, दिस इज द क्रूशियल पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। जो आयंस का लेयर रहता है ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, that is what makes the lyophobic colloid stable। and lyophilic में stability का कारण क्या रहता है? it is the solvation, it is the layer of water molecules, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की, वो इसलिए आती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको सराउंड करके रखे होते हैं, ठीक है। देन विजिबिलिटी तो ठीक है। अच्छा, ये भी एक की डिफरेंस है कोएगुलेशन, कि अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड्स में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आयंस डाल देता हूँ ऊपर से, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये कोएगुलेट कर जाएगा, बहुत जल्दी कोएगुलेट कर जाएगा लायोफोबिक। लायोफिलिक में, ठीक है, लायोफिलिक भी कोएगुलेट करता है अगर आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, लेकिन इसमें सब्सटैंशियली ज़्यादा अमाउंट ऑफ यू शुड से ये लगता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको
एक पूरा बर्तन भर के ग्लास को अगर ग्लास बोल रहे हैं, बर्तन भर के दूध को कोएगुलेट कर रहा है, तो उसमें ऐसे 2-3 ड्रॉप नींबू से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा या कभी कभी पूरा पूरा नींबू भी डालना पड़ सकता है उसका पनीर बनाने के लिए। ठीक है, बट ये जो रहते हैं लायोफोबिक कोलॉइड, ठीक है, इसमें आप थोड़ा भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, ये कम स्टेबल रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, इनमें आप थोड़ा भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ये फटाफट से कोएगुलेट कर जाएंगे, सस्पेंशन बन जाएंगे और सेटल कर जाएंगे। ठीक है, कोलॉइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, देन ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये इन दोनों को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, टिंडल इफेक्ट को, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को और माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, सो लेटर वी विल डिस्कस अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए लिख दिया। ठीक है, बट टिंडल इफेक्ट होता क्या है पहले मैं वो समझाऊंगा, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो समझाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि डिफरेंस क्यों है। ठीक है, अभी के लिए इसको रुक जाओ। ठीक है, देन जैसे मैंने आपको बताया जनरली, ठीक है, इनऑर्गेनिक रहते हैं लायोफोबिक, एंड लायोफिलिक जनरली ऑर्गेनिक रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस भी इसी तरीके के बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव नेचर की, मतलब आपको चाहिए तो मैं एक दो क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको ये थ्योरी वाला पार्ट ध्यान में रखना रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी सी if I can take one or two example before we close today's lecture. Hmm. तो absorption वाले हो गए, कोलॉइडल वाले, हाँ। इसके ऊपर बहुत सॉलिड जो फेज वाला है ना, कि कौन से फेज का है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल स्टेट वाला, उसको तो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ में ध्यान देना। ठीक है, लेट मी अच्छा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओ सॉरी, आपको शायद दिख नहीं रहा है। एक मिनट, मैं पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आपको दिखेगा। ये मैं ऐसे पीवाई क्यूज देख रहा हूँ, तो इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, फिजिकल स्टेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, फिजिकल स्टेट के ऊपर मैंने आपको अभी वही पूछा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसके पहले ये तो एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो गया, बट हाँ, कोलॉइड्स वाला आप देखोगे तो इसमें ये कौन सा करेक्टली मैच हुआ है। ठीक है, फिर इसमें भी देखो यही क्वेश्चन पूछा है कि लिक्विड लिक्विड को क्या बोलते हैं। ठीक है देन ये देखो, ये एग्जांपल हो गया, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लायोफिलिक सॉल्ट। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगा,
तो ये लायोफिलिक, ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी नोटिस करना। तो स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सब क्या होगा, दीज आर ऑर्गेनिक ओनली, ठीक है, लायोफिलिक रहते हैं ये, ठीक है। बट मेटल सल्फाइड ये इनऑर्गेनिक हो जाता है, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक, ठीक है। सो इट इज द आंसर, इट इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग लायोफिलिक सॉल्ट, मेटल सल्फाइड विल बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग लायोफोबिक सॉल्ट्स, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पर ऐसे वापस से ये फिजिकल स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिकल स्टेट हेयर क्रीम कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये गोल्ड सॉइल कौन से टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये सब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे आपके सामने, ठीक है। एग्जाम्पल्स के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा यहाँ पर कि ये कौन सा टाइप से कौन सा मैच कर रहा है, फोम लिक्विड लिक्विड है, गैस लिक्विड है, कौन सा टाइप का है, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट आप डेफिनेटली ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट ऑल्सो गिव द नेम, इनको हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक भी बोला जाता है इनको, लायोफिलिक, सॉरी, इंट्रिंसिक बोलते हैं, दिस इज एक्सट्रिंसिक, और इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक, ठीक है। ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत क्रूशल है, एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर ऊपर लिख के देता हूँ, एंड ऐसे ये जो लायोफोबिक होते हैं, इसमें मेटल्स के, मेटल सल्फाइड्स के, ठीक है, सल्फर का, ये सारे सॉल्ट्स जो रहते हैं इनऑर्गेनिक नेचर के जो रहते हैं, ठीक है। ये इनके टिपिकल एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बार बार बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया, माय बैड, ये इधर लायोफिलिक है और इधर लायोफोबिक है, ठीक है। चलो, ऑलराइट, आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो, थैंक यू गाइज।